अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट शारिक जावेद, जर्मनी के शहर म्यूनिख से। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद इलियास सादिक भाई मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी शारिक भाई। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खास है, और वो है यूरोप में बच्चों की परवरिश और उनके बुनियादी मसाइल। लेकिन इससे पहले कि हम बात शुरू करें, आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा जो है इंट्रोडक्शन मैं दूंगा इलियास भाई का। इलियास भाई 2004 में जर्मनी के शहर बर्लिन में आए थे किसी जॉब के सिलसिले में, यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट के सिलसिले में। उसके बाद इन्होंने बर्लिन में पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुतहर्रिक किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, और आजकल ये जो हैं वो मैनचेस्टर में रहायश पजीर हैं, वहाँ पे स्कूल टीचर हैं। तो बच्चों की तरबियत के हवाले से इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की, और ये हमारे व्यूअर्स को, जो खासतौर पे नए लोग आए हैं जर्मनी में, उनको मशवरे देना चाहते हैं। पहले तो लियाज़ साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम पे आए। आप थोड़ा सा अपना आपका बहुत तारुफ शुक्रिया बताएं जी। कि आप जर्मनी किस तरह आना हुआ, फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। थैंक यू वेरी मच शारिक भाई। मैं 2004 में जर्मनी आया था। मैं बेसिकली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोई एक मेरा प्रोजेक्ट था। पाकिस्तान से मैं अपने उस प्रोजेक्ट के लिए थोड़े टाइम के लिए आया था। लेकिन उसके बाद मैं यहीं पे ही जो है वो सेटल हो गया बर्लिन के अंदर। तो मैं 2004 से लेके 2015 तक जो है वो जर्मनी में रहा हूँ। अच्छा। मैं आईटी की जॉब्स करता रहा, बायरिंग और शेयरिंग के साथ। मैंने शुरू में जॉब्स की। उसके बाद हम्म। फ्रैंकफर्ट के अंदर मैं 2009 से लेके 2015 तक 6 साल जो है वो मैं डिफरेंट आईटी के प्रोजेक्ट्स की, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, उनके उनके लिए काम करता रहा। अच्छा। और 2015 को मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ यूके के शहर मैनचेस्टर में। तो 2004 से आप 2015 तक 11 साल आप बर्लिन में रहे। और बज़्म बर्लिन एक जो है ना, वो नाम पूरे जर्मनी में मशहूर है कि बर्लिन में पाकिस्तानी कम्युनिटी बज़्म बर्लिन के प्रोग्रामों में इकट्ठी रहती थी, और आपका नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप बज़्म बर्लिन के बारे में बताएं, ये कैसे बनाया और इसका पर्पस क्या था। जी, दरअसल ये वो टाइम था 2004 से लेके 2010 तक कह लें, जब मुशर्रफ गवर्नमेंट थी, और बहुत सारे पीएचडी जो एचईसी की स्कॉलरशिप पे बर्लिन पढ़ने के लिए आते थे। तो ये वो एक हमारा ग्रुप बन गया दोस्तों का। कोई 25-30 लोग थे जो पाकिस्तान से पीएचडी के लिए आए हुए थे। सही। वो बेसिकली मैं अटैच था एक मस्जिद के साथ। यहीं अटैचमेंट से मुराद के जहाँ पे मैं नमाज पढ़ता था, मैं आता जाता था। और करते करते ये सारे दोस्त जो हैं ये हम इकट्ठे हो गए पीएचडी के लिए, जो आए हुए थे इनके साथ दोस्ती हो गई। और हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त होते थे पाकिस्तान से, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाले लोग थे। उनके साथ बैठे कुछ शुरू हो गई मस्जिद के अंदर भी, और बाहर भी प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। फिर वो जिस तरह से होता है, यूजली स्टूडेंट्स के साथ के ग्रुप चाहिए होते हैं बैठने के लिए। तो मैं भी उनके साथ रहा, और हमने बज़्म बर्लिन के नाम से फिर एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसमें आज माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हैं। और बर्लिन में जब गैदरिंग होती है तो बहुत रौनक उसमें लगी हुई होती है। तो बहर क्या मकसद ये सिर्फ ये था उसका कि जो नए आने वाले लोग हैं पाकिस्तान से, हम्म। स्टूडेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जाए, ये बेसिकली बिल्कुल। उस प्लेटफॉर्म का पर्पस था। ये तो बहुत जो अच्छी नए बात आने है कि वाले लोग लोगों को पाकिस्तान इकट्ठे से, करना। उनको जी इकट्ठा बिल्कुल। करना, उनको सपोर्ट करना, एयरपोर्ट से लेना। और जो यहाँ पे मौजूद थे, और हम्म। जिन दोस्तों को हेल्प चाहिए होती थी, सपोर्ट चाहिए होती थी, घरों के मसाइल होते थे, अनमेल्डिंग वगैरह का मसला होता था, तो मिलजुल के दोस्तों को सपोर्ट देना, ये बेसिकली बिल्कुल। उस ग्रुप का पर्पस होता था। हम्म। और वो हम बखूबी करते रहे जितना अरसा बिल्कुल। किस्मत में था और वहाँ रहे।
जी बिल्कुल, उस टाइम जो लोग थे आज वो सब पढ़ लिख गए, जी जी। शादियां हो गई और यस डिफरेंट यस। शहरों में जॉब्स कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपका यहाँ पे इतने साल रहने के बाद यूके जाने का प्रोग्राम कैसे बना? 2015 में आपको, जर्मनी में 11 साल हो चुके थे, तो यूके जाने का किस तरह आपने इरादा किया? जी। यूके दरअसल जब आप के बच्चे स्कूल स्कूल जाने के लायक हो जाते हैं तो समटाइम्स ये होता है कि फिर आपको सोच आती है कि हम्म, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो कैसे होगा, बच्चों की बिल्कुल। स्टडीज कैसे होंगी। मैं फ्रैंकली 12-13 साल जब जर्मनी में रहा, ये महसूस हुआ कि पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको जर्मन, हालांकि मैं 1 साल जर्मन पढ़ता रहा, इसके बावजूद जर्मन जितनी आती थी, इसके बावजूद भी ये हालत थी कि जर्मन में जब एक बातचीत किसी से करनी है शुरू होनी, तो वो आपका जल्दी खत्म हो जाती है। हेलो विगेस दिया और थोड़ा सा दुआसलाम किसी से हुई और आपकी जो लैंग्वेज है वो खत्म हो जाती है। तो जी मैं बिल्कुल। फ्रैंकली अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा था कि यार यहाँ पे हम्म, मैं कितना का अपने बच्चों की हेल्प कर सकता हूँ और मैं कितना का अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकता हूँ स्टडी में। मेरे उस वक्त एक बेटी थी 2.5-1 साल की, वो नहीं अभी स्कूल उसने जाना शुरू किया था। हम्म, मेरा मैंने फिर जाना आना शुरू किया इंग्लैंड, मैं लंदन में। मीन वाइल मुझे 1 साल लगा बेसिकली इस प्रोसेस को बिल्कुल। हम्म, यहाँ शिफ्ट होने में, बेसिकली जी, आई वुड से। मैं लंदन में आता था 2-3-4 दफा आने से, शिफ्ट मुकम्मल शिफ्ट होने के से पहले मैं हम्म, वहाँ 2-3 दफा लंदन आया। सही है। इर्द गिर्द देखता रहा, मोहल्लों में फिरता था, स्कूलों के सामने मिलता था। मैंने हम्म, अगर कोई मुझे बंदा मस्जिद के सामने को मिल गया तो मैं कोशिश करता था कि मैं उससे मालूमात लूं कि यहाँ पे बच्चों के फ्यूचर के हवाले से कैसा है। तो वो बिल्कुल। मुझे बहरकैफ बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो एक हमारा कम्युनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू जर्मनी। हम्म, और बच्चों के हवाले से भी जो स्कूल सिस्टम है वहाँ हलाल फूड का आप कह लें, बाहर कम्युनिटी का कह लें, तो वो मुझे यहाँ मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पाकिस्तान में ही हूँ। यूके में मैं जब बिल्कुल। आता हूँ मुझे लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, बस गुड वर्जन ऑफ पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल। तो हम्म, इसलिए मुझे जो है ख्याल आया कि यार यहाँ पे शिफ्ट हो जाया जाए। तो मैं फिर हम्म। 2015 में मुकम्मल तौर पर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यानी आप पूरी तरह से, अच्छे दोस्त यार आपके थे, आप सेटल थे जर्मनी में, अच्छी जॉब कर रहे थे, लेकिन आपके बच्चों की खातिर ये फैसला लिया। और ये बहुत सारे जी पेरेंट्स इस वक्त कश्मकश में होते हैं बच्चों के वाले से, क्योंकि अक्सर जुबान भी एक जो है हर्डल होता है, एक परेशानी होती है। पेरेंट्स टीचरों से जाके उस तरह बातचीत नहीं कर पाते जर्मन जुबान में, क्योंकि ज़ाहिर है वो यहाँ पे पले बड़े नहीं है, जर्मन नहीं सीखी। इसके अलावा पाकिस्तानी खानों का मसला, उसके अलावा मसाजिद में आप उर्दू बोलने वाली मसा उर्दू अंग्रेजी मस्जिद में वहाँ बोल नहीं सकते। तो ये सारे वजह हैं जिस वजह से शायद आप मूव हुए। तो बिल्कुल। यूके में गए हैं तो उधर तो इस्लामिक स्कूल्स भी हैं काफी उधर, जो है बच्चों को के लिए इसमें भी आसानी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे बाकायदा मदरसे हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो स्कूल इस्लामिक स्कूल कहलवाते हैं। यहाँ पे लड़कियों के लिए अलहदा हाई स्कूल्स हैं, गर्ल्स हाई स्कूल्स हैं बाकायदा यहाँ पे मैनचेस्टर के अंदर, प्राइवेट भी और इवन गवर्नमेंट के भी। जहाँ पे हम्म, आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट के स्कूल में भेज सकते हैं, जो लड़कियों के अलहदा स्कूल हैं। इवन बॉयज़ हाई स्कूल्स भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका लड़का सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाए हम्म, तो आपके लिए बॉयज़ हाई स्कूल्स हैं, लड़कियों के लिए अलहदा से गर्ल्स हाई स्कूल्स हैं। जी बिल्कुल। और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो उनकी तो ऐसे सिचुएशन है कि जो मुस्लिम एरियाज वाले ख़ास तौर पे इलाके हैं, या आप कह लें कि कुछ इलाके हैं जहाँ पे हमारे इंडियन जो बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, या एक इलाका उल्दम का है वहाँ पे बंगाली भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सही। वो जब वो उस इलाके का वो स्कूल है और वो अपना बच्चा वहां पे भेजते हैं तो वो उनको ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने मुल्क के अंदर ही स्कूल एक उसके अंदर सही। पढ़ रहे हैं। तो ठीक है। वो एक जो आपको एक कम्युनिटी का एक मिलता है असर बिल्कुल। असर, तो वो एक बड़ा बेनिफिट आपको हम्म, मिल जाता है। अच्छा यार मेरा बच्चा, आप बेसिकली होता क्या है कि हम्म, आप जिस तरह से सोच रहे होते हैं अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो वो ऐसा सोचे, या मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो वो ऐसे उसकी उसकी शख्सियत हो, तो वो फिर आपको आसानी हो जाती है
आप जो भी हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर अच्छे मुसलमान हैं, आप प्रैक्टिस मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप हिंदू हैं, इवन इवन आप क्रिश्चियन हैं, तो आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, आप चाहते बिल्कुल। हैं कि आप अपने बच्चे के अंदर वो लेके आना चाह रहे हैं, तो वो आसान होता है कि आपका अपना माइंड सेट है, वो आपको सपोर्ट मिल रही होती है, जो बिल्कुल। कम्युनिटी होती हम्म। है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, बाज दफा जैसे जो ये रशम का एरिया है, रचडल का है, तो वहाँ 95% जो है वो अपने कम्युनिटी के लोग होंगे, मुसलमान होंगे। जहाँ हम्म। जहाँ वो ओल्डम, जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, तो वहां पे वो 50-60% बच्चे स्कूल के अंदर वो हिंदू बच्चे ही हैं सारे। जी। तो वो एक जो उस तरह का एक बुनियादी स्ट्रक्चर है स्कूलों का, वो यहाँ पे हम्म। अवेलेबल है। आप बिल्कुल। अपने बच्चे को जहाँ भेजना चाहते हैं, अपनी मर्जी से आप भेज सकते हैं। सही है। ये तो अभी हमने काफी डिटेल से बात कर ली कि आप किस वजह से यूके मूव हुए, और यकीनन वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, बच्चों के लिए, खाने पीने के लिहाज से, रेस्टोरेंट्स के लिहाज से, मसाजिद के लिहाज से, हर लिहाज से बेनिफिट है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इन जनरल बच्चों की। आपकी स्क्रीन जो है वो मेरे ख्याल में वर्टिकल हो गई है, अगर इसको। अ, हाँ, आप ठीक है जी। जी तो शर्मिन, हम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? गिव मी अ सेकंड, हम्म। मुझे आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है। सही है। जी, तो अभी आपको आ रही है आवाज? नहीं, मुझे आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अ, ओके। मैं देखता हूँ, एक मिनट प्लीज। तो कमेंट्स में चेक करना पड़ेगा, कोई हमें बता सके कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। अच्छा, इन द मीन वाइल, जब तक आप इसको लगाते हैं, तो हम लोगों का आज का टॉपिक ये है कि एक तो उन्होंने अपने रीजन बताया कि वो 11 साल जर्मनी के रहने के बाद यूके इलियास भाई जो हैं वो शिफ्ट हुए अपने बच्चों की वजह से। लेकिन उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि बच्चों की परवरिश यहाँ पे किस तरह मुख्तलिफ है, माँ बाप की भी तरबियत की ज़रूरत है, उस वाले से बात करेंगे, क्योंकि वो स्कूल के एक टीचर हैं, तो वो बच्चों के मसाइल को जानते हैं। क्या आपको आवाज़ आ रही है इसको? जी, आ रही है बाबा। जी। तो अब हम पहले हमने हिस्से में बात की कि आप यूके क्यों मूव हुए, लेकिन अब हम बात करेंगे कि बीइंग अ टीचर, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों की जो ग्रोथ है और बच्चों की जो तरबियत है, जो माहौल है यहाँ पे, वो मुख्तलिफ है। इवन माँ बाप को भी, हमारे जो माँ बाप हैं वो तो अपने मुल्कों में तो एक सदियों से एक निज़ाम चला आ रहा है तरबियत का, वो यहाँ नहीं। इवन माँ बाप ने भी सीखना है कि यहाँ के माहौल में बच्चों को किस तरह तरबियत करनी है। प्लस माँ बाप अपनी डेली रूटीन में क्या इतना वक्त भी नहीं देते अपने बच्चों को। इन इन चीज़ों के बारे में आपका ख्याल है कि तरबियत में क्या प्रॉब्लम्स आप देखते हैं कि जिसमें माँ बाप का भी कसूर है किसी हद तक? जर्मनी के अंदर मैं पर्सनली एक्सपीरियंस मेरा है कि कोई शख्स जिसने पाकिस्तान से मास्टर किया हुआ है, या इवन या पीएचडी भी की हुई है, तो वो एक हद तक ही अपने स्कूल गोइंग या इवन प्राइमरी स्कूल गोइंग जो बच्चा है उसको सपोर्ट कर पाएगा। उसकी हम्म। वजह बेसिकली ये होती है, वो सपोर्ट ना कर सकने की, कि जो पेरेंट्स हैं उनकी एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान से है। वहाँ का स्कूल सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ जो स्कूल है, इवन जर्मनी के अंदर या इवन यूके के अंदर, उनके अंदर जो है वो किस तरह से पढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक मैथ जो एक आम आसान सब्जेक्ट है, अगर हम उसकी बात करें, जी। आप एक शख्स जिसने मास्टर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, और वो बड़ा आसानी के साथ बच्चे को जो है वो 2+2=4 पढ़ा सकता है। लेकिन हम्म। बिलीव मी कि वो पेरेंट्स जब तक अपने आप को थोड़ी सी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, तो वो भी बच्चे की सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। कैसे नहीं कर सकेंगे? उसकी वजह ये है कि वो वोकेबलरी जो स्कूल के अंदर टीचर्स यूज करते हैं, वो पेरेंट्स को नहीं पता, क्योंकि सही वो है। दे नेवर बीन टू द क्लासरूम। वो उनको नहीं पता कि ये 2+2=4 स्कूल के अंदर टीचर ने क्या वोकेबलरी यूज की है, क्या उसने सेंस और क्या मेथड यूज किया है हमारे बच्चे को सिखाने के लिए 2+2=4। तो इसलिए बहुत, जब आप अपने घर में अपने बच्चे से बात करेंगे कि बेटा 2+2=4, और वो इस तरह से अपने अंदाज में, जो हमने पाकिस्तान में जिस तरह से मैथ सीखी है, तो वो बच्चा बल्कि आपके मुंह की तरफ देखेगा और कंफ्यूज होगा।
इसलिए पेरेंट्स को मैं मेरा चूंकि टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ का है, मैं जर्मनी के अंदर आईटी की जॉब्स करता रहा हूँ, बायर और शेयरिंग के साथ मैंने जॉब की है, टेलीकॉम के अंदर मैंने जॉब की है हम्म, फ्रैंकफर्ट में। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे मौका मिला, चूंकि मैंने बीएड किया हुआ था ऑलरेडी, प्लस मैंने यहाँ पे आके 2 डिप्लोमास किए टीचिंग प्राइमरी स्कूल में एंट्री के लिए। तो मुझे वो 2 साल लगे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुली डिप्लोमा लिया। मैं अब चूंकि स्कूल में काम कर रहा हूँ तो मेरे बहुत सारा मैं जिस स्कूल में काम कर रहा हूँ वहां पे जी 95% अपनी कम्युनिटी के लोग हैं। सही अपनी कम्युनिटी से मेरी मुराद है कि वो आउट ऑफ वो ब्रिटिश ब्रिटिश नहीं है, तो वो दे आर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सही मुझे जो चीज फील होती है कि पेरेंट्स चाहे पढ़े लिखे भी हों, वो बाज दफा घर में अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की हेल्प नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह ये है कि चूंकि वो एक डिफरेंट सिस्टम से आए हुए होते हैं, और यहाँ पे जो बच्चा अपने स्कूल के अंदर सीख रहा होता है चीजें, उसकी वोकेबलरी और उसका मेथड वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वो बच्चे बाज दफा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारे अम्मा पापा कुछ और कह रहे हैं, हमें स्कूल में हमें इस तरह से टीचर नहीं तो कहता है। इसका क्या हल हो और सकता है, मतलब क्या किया जाए, उसके पेरेंट्स किस लिए तरीके से मैं थोड़ा गैप कम कर सकते हमारे हमारे यहाँ पे ये अच्छा एक एक चीज चलती है कि हम पेरेंट्स को भी अ, जो है वो क्लासेस देते हैं स्कूल के अंदर। मैं पिछले साल मैथ की क्लास देता रहा हूँ पेरेंट्स को। विलिंगली होता है, हम अनाउंस करते हैं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि हम स्कूल के अंदर प्राइमरी मैथ्स के लिए जो है वो क्लासेस पेरेंट्स के लिए इंतजाम कर रहे हैं। जो हैं? पेरेंट्स अटेंड करना चाहते हैं क्लासेस वो ले लें। उसका उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जो जिनको पता है सही मैथ्स कैसे पढ़ाना है, एडिशन डिवीजन सारा उनको मालूम है, तो वो कम से कम स्कूल के अंदर आए, वो लैंग्वेज वो वोकेबलरी जो क्लासों के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर यूज होती है वो सीख लें। इस सही तरह वो बेहतर बच्चों को घर में सपोर्ट करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो ये तो एक बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की कि क्योंकि हम लोग यहाँ के स्कूलों में नहीं पढ़े, यहाँ का हमें स्कूल में जो सिलेबस है, जिस तरीके से वो पढ़ाया जाता है वो नहीं पता। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से बच्चों को पढ़ाने में घर में मुश्किल होती है। और इसका एक हल आपने बताया कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली जाए। अच्छा, दूसरी बात एक और जो काफी लोग जिस वजह से परेशान रहते हैं वो एक और भी है कि कल्चरल डिफरेंस। जिस तरह हम लोगों का होता है ना कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे वालिदैन की तरबियत की, वालिदैन हमने हमारी की, लेकिन हम उस तरह अपने बच्चों को करना, लेकिन वो माहौल स्कूल में यहाँ पे मुख्तलिफ है। तो उस मुख्तलिफ माहौल के लिए पेरेंट्स की अपनी तरबियत की जरूरत है कि उन्होंने बच्चों को किस तरीके से चीजें सिखानी है। क्योंकि उस तरीके से कहें भाई यूं ही करो जिस तरह हम वहां करते थे, बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई। वालिद कुछ और कहता है, उस्ताद कुछ और कहता है। इस हवाले से आप क्या आपने प्रॉब्लम्स देखे हैं और फिर हल क्या सजेस्ट करते एक शारिक भाई, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो 2-3 चीजें। एक तो कल्चरल, हमने पहले बात किस तरह की एजुकेशन की मेथड का फर्क है, और दूसरा जो फर्क है वो बेसिकली आपका कल्चरल डिफरेंस है बच्चों के सही साथ। अब आप पैदा हुए एक डिफरेंट कल्चर में पेरेंट्स, और बच्चा एक डिफरेंट कल्चर में जा रहा है स्कूल के अंदर। उसको पढ़ाने वाले, उसको बताने वाले, और उसके साथ जो लोग बैठते हैं वो बिल्कुल ही 2 डिफरेंट कल्चर्स हैं, जिसमें आपने अपना टाइम गुजारा है और जिसमें आपका बच्चा जा रहा है। तो बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना होता है बच्चों को कि यहाँ का जो सेटअप है, यहाँ का जो सिलसिला है, उसके मुताबिक आप अपने बच्चे को जो है वो अंडरस्टैंड करें और उसको उसमें सपोर्ट करें। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे जो उसके उस सिस्टम में जिसमें वो बच्चा रह रहा है, तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम पैदा करेगा और आप उसको बेहतर तौर पे सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमारे पेरेंट्स को, वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को फुली अंडरस्टैंड करें, और अपना कल्चर, जिस कल्चर में हमने परवरिश पाई है, उस कल्चर हैं? को थोड़ा उसको चेंज करने की जरूरत होगी। बच्चों के साथ रखें आप, इसका ये सही हरगिज मतलब नहीं है कि हम अपने बच्चों को जो वैल्यूज देना चाहते हैं वो वैल्यूज ना दें। लेकिन जो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को जो भी आपने वैल्यूज देनी है, वो कैसे वैल्यूज देनी है ये सीखें, ये ये इंपॉर्टेंट। सीखेंगे। देखें, ये हमने कभी टॉपिक पहले डिस्कस भी नहीं किया ऐसा नॉर्मली।
और ये डिस्कस करते भी नहीं है हम। तो जी आपके ख्याल में ये टॉपिक एक तो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस होना चाहिए कि पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा कि पेरेंटिंग किस तरह करनी है। तो इस हवाले से स्कूलों में आप लोग कोई प्रोग्राम रखते हैं यार? आप लोगों को तो पता है कि हाँ, पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये डिफरेंट कल्चर्स हैं, बच्चों को समझा नहीं पा रहे, तो इनके लिए भी कोई हम क्लासेस रखें या कोई इन्हें बताएं बात? बिल्कुल। हम पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, इस लिहाज से कि जहाँ पे ये बताना जरूरी हो कि आपने कैसे करना। मिसाल के तौर पर अक्सर टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स इवनिंग पे या इसके अलावा वर्कशॉप, उसको हम अपने स्कूलों में कहते हैं, पेरेंट्स के लिए शॉर्ट आधे घंटे की 20 मिनट की वर्कशॉप होगी। लेट्स से कि हम्म। हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आपने अगर बच्चे को घर में कोई स्टोरी बुक पढ़ानी है। बहुत सारे पेरेंट्स, आप मैं अच्छा गुमान भी करूं तो बहुत सारे पढ़े लिखे वालिदैन भी ये तो स्टोरी पढ़ना तो कोई मकसद नहीं असल में। ये है कि स्टोरी बच्चे को पढ़ाई कैसे जाए, बच्चे को उसका हम्म। उसके बेसिकली उसके पीछे मकसद क्या होता है। हम्म। स्टोरी सुनाने का मकसद ये होता है, या स्टोरी बच्चे के साथ बैठ के पढ़ने का मतलब ये होता है। ये नहीं है कि बच्चे को वो रटानी है या बच्चे को हमने इल्म देना है कि जी प्लान स्टोरी में ये उसका मॉरल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम्म। स्टोरी जब पहली क्लासों में पढ़ाई जाती है, जो अर्ली ईयर्स फाउंडेशन क्लासेस स्टेजेस होती हैं, उनके अंदर तो किताब का मकसद ये होता है कि बच्चे को किताब के साथ जोड़ना। सही है। और स्कूल के अंदर हम 20 मिनट आधे घंटे की एक वर्कशॉप का इनेकाद करते हैं, जिसमें पेरेंट्स को बेसिकली ये बताया जाता है कि स्टोरी आपने शुरू कैसे करनी है, अच्छा। बच्चे को आपने इंटरेस्ट कैसे पैदा करनी है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वंस वो पेरेंट्स जो वहाँ वो अटेंड कर लेते हैं, वो मीटिंग, वो वर्कशॉप उसको कहते हैं, वो वर्कशॉप अटेंड कर लेते हैं, बिलीव मी कि वो बिल्कुल, बेशक किसी बंदे ने मास्टर भी किया हुआ है पाकिस्तान से, तो वो जब वो वर्कशॉप अटेंड करता है तो वो हैरान रह जाता कि अच्छा यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बेसिकली वो ये हम्म। नहीं है कि आपने एक 4 सफ़े की बुक स्टोरी जो है, स्टोरी बुक है, वो बच्चे के साथ पढ़नी है। वो बच्चे के कैसे लिए पढ़नी है इंटरेस्टिंग शुरू बनाना है करनी है, उसको। हम्म। ये इंपॉर्टेंट है कि वो स्टोरी स्टोरी कैसे पढ़नी है, कैसे आपने शुरू करनी है। जब आप बच्चे को स्टोरी को सुना रहे हैं तो वो किस तरह से बच्चे के अंदर जो उसका इंटेलेक्ट है उसको आपने कैसे डेवलप करना है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है। जिस जी। दिलचस्पी पैदा करनी बुक के अंदर, ये बेसिकली टीचर्स बताते हैं स्कूलों के अंदर। तो हम्म। इस तरह की अगर कोई मौका मिले पेरेंट्स को तो जरूर उसको अटेंड करना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, वालिद हों बिल्कुल। या वालदा हों। ताकि चूंकि जर्मनी में शायद भी ऐसा करते हो, मुझे चूंकि जर्मनी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो यूके के अंदर हम पेरेंट्स को जो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व करते हैं। जिस तरह मैंने कहा, लास्ट ईयर मैं 4 महीने के लिए पेरेंट्स की क्लास लेता रहा हूँ। मैं पेरेंट्स को मैथ, प्राइमरी स्कूल में मैथ किस तरह से पढ़ाया जाता है वो वोकेबलरी यूज करते हुए सही। पेरेंट्स को ट्रेन करते रहे हैं, ताकि वो घर में होमवर्क वगैरह में अपने बच्चों की मदद कर हम्म। सकें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब इस पे बात करेंगे कि घर का माहौल जो है वो जी कैसा होना चाहिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत की जा सके, यानी कि प्रोडक्टिव हो, यानी कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, फोन का यूजेज कितना होना चाहिए। बच्चों को नहीं देना तो हम पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी कि कम से कम यूज करें, जाके हम खुद भी सोशल मीडिया हमारा इतना टाइम ले लेता है। बच्चे वो जाहिर है कि वो हम पेरेंट्स को ही देख रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में घर में किस तरह का माहौल होना चाहिए बच्चे की मौजूदगी में? अ, पहले नंबर पे तो मसला ये है कि आजकल डिजिटल दौर है। इसमें आप बच्चे को अगर कहें कि हम मुकम्मल तौर पे स्क्रीन से दूर कर दें तो ये भी ज्यादती होगी, मैं समझूंगा। क्योंकि इवन अब स्कूलों के अंदर जो है वो हर क्लास के अंदर एक स्क्रीन लगी हुई होती है, कंप्यूटर होता है। यकीन करें कि यूट्यूब हमेशा ही चल रहा होता है और बहुत कुछ यूट्यूब से पढ़ा है। और अगर बच्चे ये बिल्कुल। कह लें कि जो 50% टाइम है बच्चे का वो यूट्यूब के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर ही गुजरता है इवन क्लास के अंदर। जी। लिहाजा आप अगर कोई ये कहे कि बच्चे को स्क्रीन से दूर कर दिया जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब वालदेन को क्या करना चाहिए कि उस जो बच्चा चिपका हुआ है या अटैच्ड है किसी भी स्क्रीन के साथ, उसको पॉजिटिव किस तरह बनाया जाए। सही है। आप बच्चे को देखें, बच्चा कार्टून क्यों देखता है? क्योंकि बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगता है, बच्चे को वो मजेदार लगता है। हम्म। अगर उसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आप पैदा कर दें बच्चे के लिए, जो बच्चे जो बच्चा इंटरेस्ट भी ले, जो बच्चा इंटरेस्ट से उसे देखे भी, हम्म। और बच्चा बुनियादी तौर पे उससे लर्न भी करे, उससे सीखे भी।
ठीक। तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो उससे उसका जो जो जिसको हम नुकसान समझ रहे हैं वो फायदेमंद होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा यानी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज बच्चों के लिए हमें क्रिएट करनी है और कोई पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए। और दूसरा जो पार्ट आपके क्वेश्चन का था कि हम बच्चे, चूंकि देखें बच्चों की जो शख्सियत साजी है, जो किरदार बच्चा का डेवलप हो रहा होता है, तो वो उसके ऊपर 3 तरह के अनासर होते हैं जो सही है। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता। मैं चाहूंगा कि मैं जरा इसको थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान करूं। जी जी बिल्कुल। जो बच्चा पैदा होता है, डेफिनेटली जब तक वो स्कूल नहीं जाता, तो बच्चा घर के अंदर है 2.5 साल 3 साल तक के लिए, कि अगर वो घर के अंदर है, सही है। तो वो अपने पेरेंट्स को, उसकी जो 50% शख्सियत है वो बच्चे वालदेन को देख के बना रहे होते हैं अपनी, ऑटोमेटिकली पहले दिन से। आपने बच्चे को बिल्कुल। देखा, आपने स्माइल किया। अब आप जिस तरह डे टू डे बच्चे को डील करते हैं, 10 दिन का, 20 दिन का, और फिर 1 साल का बच्चा होता जा रहा है, और जिस तरह आप एवरीडे बच्चे को डील कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि बच्चे की शख्सियत बन रही है। सही है। वो बच्चा आपको गैर महसूस तौर पर कॉपी कर रहा है और उसकी शख्सियत बनती जा रही है। लिहाजा ठीक। मैं कहूंगा कि जो बच्चे की शख्सियत साजी है, उसके अंदर जो बेसिक किरदार है वो वालिदैन है। घर सही के है। अंदर उसके बहन भाई हैं, जो उससे बड़े बहन भाई हैं। जब एक बच्चा आया है घर में नया, तो उसके वालिदैन, उसके बहन भाई, वो वो उसकी तरबियत कर रहे हैं, उसकी शख्सियत बना रहे हैं। वो जो बच्चे, जो पहले बच्चे आपके घर में मौजूद हैं, वो उनको कॉपी करेगा, उनको देखेगा। उसके बाद जो घर में आपके मिलने वाले आते हैं, उनको भी डेफिनेटली, उनका भी एक हिस्सा है, उनका एक अंसर है। सही है। और बहुत सारा जो पेरेंट्स को नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, वो सिर्फ, अगर पेरेंट्स सच बोलते हैं घर में, पेरेंट्स जो है वो टीवी नहीं देखते हैं और बुक्स पढ़ते हैं, डेफिनेटली उसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन ये सही याद है। रखें कि उसके बाद बहुत सारा एक हिस्सा जो आपका मुआशरा है, जो आपके घर से बाहर एक अंसर है, वो क्या है? आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका स्कूल, आपकी मस्जिद, आपका वो इदारा जहां पे आप बच्चों को लेके जाते हैं खेलने के लिए, ठीक है। वहां हर जगह से बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर रहा होता है बहुत सारी चीजें। और पेरेंट्स अकेले नहीं उसमें कर रहे। घर हो गया, मुआशरा हो गया, उसके बाद रियासत आ जाती है। स्कूल के अंदर जो है वो रियासत की पॉलिसीज क्या है, रियासत सही। क्या बनाना चाहती है, उसका उसका जो फ्रेमवर्क है रियासत का, स्टडी के हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से, वो बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा आपके बच्चे की सही है। तरबियत के ऊपर। फिर स्कूलों के अंदर जो क्लासरूम है, उसका जो रूल्स है, क्लासरूम जो है उसके रूल्स होते हैं। अच्छा जी, ये ठीक। करना, ये नहीं करना, कैसे करना, वो सारे रूल्स जो है वो आपके बच्चे की शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होंगे। लिहाजा ये सारे हाँ, वालदेन को क्या चाहिए, जब ये सही। हमें पता चल गया हम्म। कि हमारे बच्चे के ऊपर सिर्फ हमारा ही असर नहीं होगा, हम कहें कि हमारा बच्चा हम जैसे चाहेंगे उसको वैसा बना देंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। होगा क्या? आपका एक अपना हिस्सा, बहुत ज्यादा उसका असर असर है डेफिनेटली। फिर बहुत सारा हिस्सा जो मुआशरे का है, और फिर रियासत का है, स्कूल का है, रियासत का ठीक। है। जो रियासत, आपको रियासत भी बहुत सारा स्कूल स्कूल पॉलिसीज के जरिए, प्लस जो रियासत आप बच्चों को किंडरगार्टन देती है, जिस तरह जर्मनी के अंदर एक हम्म। सोशल हेल्प मिलती है, वो भी एक पार्ट ऑफ वो है। अगर एक बच्चा, उसके पास खाने पीने के नहीं है, जो बुनियादी तौर पे बच्चे को जरूरत चाहिए कि खाने पीने के अलावा उसको हेल्थ फैसिलिटीज, दूसरा तीसरा, वो अगर नहीं है, तो वो बच्चे की शख्सियत जो है वो अधूरी रहेगी और मुतासर होगी। हम्म। लिहाजा जब वालदेन को, सबसे पहले तो ये है कि वालदेन को बड़े अच्छे तरीके से ये समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चे के ऊपर कौन कौन से अनासर हैं जो उनकी शख्सियत की शख्सियत साजी पर असरअंदाज होंगे। सबसे पहले तो इसको बड़े अच्छे से अंदाज करना, सही है। इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको असल में देखना आपने बड़े चाहिए। अच्छे तरीके से समझाना शुरू किया, यानी कि घर, पेरेंट्स जी यानी बड़े बहन भाई, फिर जो इर्द गिर्द मिलने जुलने वाले मुआशरा, फिर स्कूल, मतलब जो भी रियासत की फिर पॉलिसियाँ, ऐसा ऐसा आगे गए। इसको हम डिटेल से बात करेंगे। साकिब रफीक म्यूनिख से जो है वो पूछना चाहते हैं कि आप जो है जर्मनी में और यूके दोनों जगह पे रहे हैं। जर्मनी में 11 साल रहे हैं और काफी एक्टिव मेंबर थे। तो दोनों कम्युनिटी को आप किस तरह कंपेयर करते हैं और दोनों जगहों की स्कूलिंग की प्रॉब्लम्स को आप किस तरह कंपेयर करते हैं बच्चों के लिए? ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट थोड़ा स्पेसिफिक है कि
खास तौर पे अगर मुसलमान पेरेंट हैं और बच्चे को आप इस्लाम पे रखना चाहते हैं, तो दोनों जो स्कूल हैं, जर्मनी और यूरोप, उनका जर्मनी और यूके, इसको किस तरह आप फ़र्क देखते हैं, और इस पे थोड़ी-सी जी हाइलाइट है? जी। पहला बात ये है कि मैं बेसिकली जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने जर्मनी में गुजारा है, जर्मनी में रहा। जर्मनी के जो स्कूल हैं उनका मुझे बुनियादी तौर पे सिस्टम पता इस तरह से नहीं है कि क्लासरूम बेसिकली पेरेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि क्लासरूम के अंदर जो बहुत कम चांस मिलता है, शायद जब पेरेंट्स इवनिंग होती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, वो स्कूल के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या होता है, क्लासरूम के अंदर क्या होता है, वो पेरेंट्स को नहीं पता होता। वो तभी हुँ, आपको पता होगा जब आप स्कूल टीचर होंगे या स्कूल के अंदर जॉब करते होंगे किसी भी हवाले से, तो तब आपको शायद बहुत सारी चीजों का पता चले। अब जर्मनी का मुझे फ्रैंकली स्कूल सिस्टम का, उनके एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा पता नहीं है। हाँ, यूके का अलबत्ता जो है वो मुझे अच्छे से पता है। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं फोकस करता हूँ पेरेंट्स के लिए, विश करता हूँ, क्योंकि मैं इन्वॉल्व रहता हूँ बाज़ दफा फैमिलीज के मैटर्स के अंदर भी। वहां पे मैं अपने बच्चों, अपने अपने जो कम्युनिटी के खास तौर पे लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं देखता हूँ कि किस तरह हमारे पेरेंट्स जो है वो असरअंदाज होने की बजाय वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों को, और उनके वो कुछ मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो निगलेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को, वो और तरह से सोच रहे होते हैं। मेन चीज ये होती है उसको लेके, जो यूके के अंदर एक आप बुनियादी फर्क मिलता है, वो ये है कि यहाँ का जो स्कूल सिस्टम है, जिस तरह मैंने कहा कि मैं जिस स्कूल के अंदर जॉब कर रहा हूँ, वहां पे 95% जो है वो मुसलमान बच्चे हैं। हुँ, अब उस वो आप ऐसे समझें कि जब आप यूके के अंदर हैं, स्पेशली अगर आप इसी किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे टाउन में या इलाके में रह रहे हैं जहां पे अपनी कम्युनिटी ज्यादा है, तो वो हुँ, लामहला आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमें तो जी, हुँ, फ्रैंकली यहाँ पे फील नहीं होता कि हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, हमें लगता है पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि आपको खाने पीने, बाहर होटल्स और बाकी सब कुछ, मसाजिद इवन इर्द गिर्द जो है वो ऐसी हैं जैसे बहुत सारे जो बाकी पाकिस्तान में मिलती हैं, हमें वैसे ही हैं। बिल्कुल, इसी तरह बिल्कुल। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी से बंदा है जो ब्रिटिश नहीं है, लेट्स से वो इंडिया से आया हुआ है, वो बांग्लादेश से है या किसी भी है, तो वो जब यहाँ पे मूव होता है तो सबसे पहले उसको पता है कि अच्छा फलां जो इलाका है वहां पे हमारी मेरी कम्युनिटी रहती है, वहां पे हिंदू, तो वो वहां पे मूव हो जाता है। बिल्कुल। उसको वहां पे अपने बच्चों को रख के आसानी हो जाती है, अपने जो उसकी सोच है उसको बच्चों के अंदर लेके आने के लिए। जी, बिल्कुल, अ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो घर में एक मुख्तलिफ चीज़ सीख रहे हैं और बाहर मुख्तलिफ सीख रहे हैं, तो बच्चा भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। पेरेंट्स के लिए भी जी मुश्किल हो जाता है समझाना। और अभी आपने सही बात की, क्योंकि जो क्रिसमस वेकेशन थी उसमें मैं पूरा वो डेढ़ हफ्ता मैं लंदन रहा। ऐसा ही था जैसे लाहौर हो, बस बिजली नहीं जा रही। तो वो ही बिल्कुल खाने उसी तरह ही मिल रहे हैं। हर गली के आगे पाकिस्तानी मसाजिद, मतलब पाकिस्तानी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, तो बड़ा ही अपनायत का सा माहौल है। ऑफ कोर्स सफाई-सुथराई भी जर्मनी के, और वैसे क्वालिटी देखें तो जर्मनी से थोड़ा कम ही महसूस होता है, लेकिन अपनायत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। खैर, बच्चों के लिए ये चीज़ें फिर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बेसिकली आपने ये आप तक है कि आप, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे जो लाइफ स्टैंडर्ड है जब उसको हम कंपेयर करें तो वो जर्मनी से नीचे है डेफिनेटली। लेकिन फिर आपकी प्रायोरिटी आ जाती है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बच्चे को करना चाह रहे हैं, आप बच्चे को आप किस तरह से रहना चाह रहे हैं। मुझे जो बहुत ज़्यादा फर्क लगा यहाँ पे आके, मुझे कभी होम सिकनेस नहीं हुई। जब जर्मनी में जब तक थे तो पाकिस्तान को मिस करते रहते थे कि अच्छा पाकिस्तान पाकिस्तान याद आता रहता था। लेकिन जब से यूके में आए हैं तो यकीन करें कि कभी होम सिकनेस नहीं हुई। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पे सारा इन्वायरमेंट, सारा जो बाहर लोगों का मिलना जुलना, वो सारा पाकिस्तान जैसा है, और बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। यही वजह है शायद कि उस पाकिस्तान की जो सिकनेस है वो नहीं होती यहाँ पे। बिल्कुल। बच्चों को लेके झारखंड में एक चीज मैं छोटी सी और ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है जैसे जो सवाल आया था उसका जो पहला पार्ट है वो मिस हो गया है। उन्होंने पूछा था कि स्कूल के हवाले से, वो जरा अगर मुझे दोहरा दे तो मैं कोशिश करता हूँ Riaz थोड़ा। bhai lived in Germany and now in UK. He has exposure to foreign cultures. Could you please discuss the problems other than schooling of the children? So वो schooling के अलावा भी problems आपसे पूछना चाह रहे हैं।
जी बिल्कुल। बेसिकली जो ठीक है, ये हमने पहले बात कर ली है कि ये आसान है बेसिकली। जिस आप इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं और जिस तरह से आप सोच रहे हैं, जिस तरह से जो आपकी सोच है, वो बेसिकली अगर आप बच्चों में लेके आना चाह रहे हैं तो वो आपको सपोर्टिव हो जाता है। जो बाहर का, जिस तरह हमने पहले बात की कि मुआशरा जो है, बाहर का जो माहौल है, घर से बाहर का, वो भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है आपके बच्चे के ऊपर। लिहाजा हम्म। यहाँ पे डेफिनेटली, चूंकि बाहर आपके मोहल्ले में 4-5 मसाजिद होंगी आपके आसपास गलियों के नुकरों पे, तो अब सही। आपकी अपनी चॉइस है कि आप बच्चे को मस्जिद, किस मस्जिद में भेजना चाह रहे हैं या कहीं और भेजना चाह रहे हैं मस्जिद के अलावा भी, तो वो हम्म। आपके लिए आसानी है। जर्मनी में जरा थोड़ा सा इन चीजों को लेके मुश्किल है। और सही। जब आप बाहर निकलते हैं इवन जर्मनी के अंदर, तो आपको इन्वायरमेंट डिफरेंट मिलेगा। दूसरा ये कि बच्चा जब क्लास के अंदर होता है तो उसको 95% उसकी क्लास में लेट से 95% बच्चे जो हैं, 30 में से लेट से 25 बच्चे जो हैं, वो उसकी अपने कल्चर से आए हुए बच्चे हैं। तो हम्म। वो बच्चा भी कॉन्फिडेंट के साथ वहां पे लर्निंग कर रहा होता है। जर्मनी के सही। अंदर मुझे लगता है कि जब आप एक दूसरे कल्चर से आए हुए होते हैं तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि आपका कल्चर और जो दूसरे बच्चे हैं उनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर बिल्कुल। स्पेशली अगर आपको घर से एक पुश हो एक एक दूसरे कल्चर की, तो वो आप हम्म। कंफ्यूज हो जाते हैं, या बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार अपा मेरा तो ऐसे कहता है या अम्मा तो ऐसे कहती हैं। लेकिन बिल्कुल। स्कूल में, और वो फिर ऐसा ऐसा बच्चा या तो कंफ्यूज हो जाता है या फिर बागी हो जाता है। ये बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि क्योंकि मेरी भी ट्रैवलिंग बहुत रहती है स्वीडन, जर्मनी के हर शहर में। और खास तौर पे जो जरा सीनियर्स को मिलता हूँ जिनके बच्चे बड़े हैं, तो दो किस्म के बच्चों में दो किस्म की कैफियत ज्यादा देखी जाती है। जी या तो वो माँ बाप उसको कहते हैं भाई इस तरह रहना है, तो बच्चा फिर बाहर बुली होता रहता है, वो सहमा सहमा रहता है कि जी मेरा एग्जैक्टली। कल्चर ये है और बाहर मुख्तलिफ है। या वो कहता है बाहर मुख्तलिफ है, छोड़ो, माँ बाप को बागी हो जाता है, वो कहता है फिर मैं इनकी बात नहीं सुननी, क्योंकि उसको एक घर में कुछ और माहौल सिखाया जा रहा है, बाहर कुछ और जी सिखाया जा रहा है। इसीलिए हमने ये बात की कि पेरेंट्स की भी तरबियत की जरूरत है कि इस हालात में बच्चे को किस तरीके से तरबियत है कि वो दरमियाना नॉर्मल इंसान बन के यहाँ पे रहे। क्योंकि ये पेरेंट्स के डिसीजन थे कि भाई एक नई जगह पे शिफ्ट हुए, तो बच्चे का तो इसमें कसूर नहीं है। उसको जी एक अच्छा एनवायरनमेंट देना तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी सीखें। इसीलिए आपको आज यहाँ हमने जहमत दी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखें, पेरेंट्स के लिए जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से अनासर मेरे बच्चे की शख्सियत साजी पर असरअंदाज होंगे। हम्म। अगर कोई वालिदैन सिर्फ ये समझ रहे हैं कि घर ही है और घर में मैं ये बन के रहूंगा और घर में मैं उर्दू बोलूंगा या पंजाबी बोलूंगा, तो मेरा बच्चा बिल्कुल वो सारी उम्र उर्दू बोलता रहेगा और ये उर्दू सीख जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा नंबर 1 क्या है कि वालिदैन को अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से अनासर बच्चे की तरबियत और शख्सियत साजी और करदार साजी के ऊपर असरअंदाज होंगे। वो जिस तरह मैंने पहले अर्ज कर दिया, घर, मुआशरा और रियासत, इन तीनों को वालिदैन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से हैं और वो कैसे असरअंदाज होते हैं। अब जिस तरह हम्म। मैंने एक बात की कि रियासत रियासत के अंदर, यानी कि जो सोशल सिस्टम है रियासत का, वो बच्चे के शख्सियत साजी पे किस तरह से किरदार अदा कर रहा है, वो थोड़ा सा समझना मुश्किल है। उसको रिलेट करना उससे कि सही। ये मेरे बच्चे की शख्सियत पे कैसे असरअंदाज होगा, तो डेफिनेटली होगा। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज कर देता हूँ कि अगर फर्ज करें कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी जॉब चली जाती है, सही। अब अगर वहां पे रियासत जहां पे बच्चा रह रहा है, वहां वो सोशल सिस्टम नहीं है या उसको वो पैसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो लामहला आपका बच्चा जो है वो क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा स्टडी से और चीजों से। लिहाजा इसलिए मैं कहता हूँ, और अगर रियासत सपोर्ट कर रही है, तो ऐसी रियासत में बच्चा रह रहा है जहां पे रियासत सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली उस जगह पे फिर क्या होगा कि बच्चा इग्नोर नहीं होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि रियासती मामलात जो हैं वो भी बच्चे की शख्सियत साजी पर असरअंदाज होते हैं। अब नंबर सही। 1 कि आपने तीनों चीजों को, कि कौन कौन से अनासर जो है बच्चे की शख्सियत पे असरअंदाज होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना फुली। उसके बाद उनको वाइजली और अक्लमंदी के साथ डील करना। अब ऐसा सही। नहीं है कि आपका बच्चा घर आया और आप कहें कि खबरदार ये आप नहीं करना और ये करना है, ऐसा नहीं है। आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, पेरेंट्स को आपको सीखना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को
मैं अपने बच्चे के लिए किस तरह से एक नमूना बन सकता हूँ, या मैं अपने अब आप ये सिर्फ ये नहीं कि सोटी पकड़ के हाथ में बैठ जाए कि हाँ भाई आपने घर में खबरदार अगर जर्मन बोली तो आपने घर में आके पंजाबी बोलनी है अपने बहन भाइयों के साथ, अम्मा पापा इस के चीज साथ, से तो मैं ऐसा आपके नहीं साथ होगा। 100% मुत्तफिक हूँ कि पेरेंट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स कैसे पेरेंट्स को सीखेंगे? अडॉप्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। पेरेंट्स ने कैसे सीखना है कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस हवाले से आप क्या राय देंगे? क्योंकि पेरेंट्स को भी नहीं पता कि हमें इस हालात में कैसे अपने आप को अडॉप्ट करना है कि जी हम जी। बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सकें चीजें। अगर कहीं पेरेंट्स को मौका मिले, माशाल्लाह मैंने देखा है आप आपका ग्रुप वहाँ पे बहुत एक्टिव है, आए रोज कोई ना कोई आप एक्टिविटीज करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कभी इस तरह का पेरेंट्स के लिए कोई मौका पैदा करें जिसमें कोई गेट गेट हो, उसमें पेरेंट्स को कोई जो है कोई ऐसे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में उनको बुलाया जाए, उनके साथ एक सेशंस हों। हम्म। और मैं भी इस हवाले से इंशाल्लाह सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। डेफिनेटली वो फ्री ऑफ कास्ट होंगी, मैं कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया। जो चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स के कुछ सवाल हों वो मुझसे पूछे जा सकते हैं। मैं हम्म। जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने में या मजीद इसको करने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक स्पेशली अगर ये हमारी जो एक्सटेंशन है ये बढ़ती है, जो इस वक्त घरों में हम हैं, लॉकडाउन हुआ हुआ है, इससे फायदा उठाया जा सकता है। कोई ऑनलाइन कोर्स का कोई इंतजाम किया जा सकता है, आप अपने एक तरह से तो आज ऑनलाइन हमने पहले ही एक मौजू ये डिस्कस तो किया, पहले तो डिस्कस ही नहीं किया जाता था ये मौजू। ये बेसिकली मैं अर्ज करूंगा कि आज का जो सेशन है ये एक जनरल डिस्कशन हो रही है बिल्कुल। कि वो क्या रहा है और कैसे चीजें जो है वो असरअंदाज होती हैं बच्चों के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से पेरेंट्स को ऐसे क्या ही। करना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि पेरेंट्स को प्रॉपर कोई कोर्स लेना चाहिए। बिल्कुल मसलन बिल्कुल। मैं अगर कैलकुलेट करूं तो कम से कम ये सारी चीजें जो शायद बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे एग्री ना करें, कम से कम आपको 15 दिन का एक कोर्स चाहिए। अगर मैं लेट से कि आप मुझे कहते हैं कि लियाज भाई आए हम हमें एक कोर्स ऑनलाइन कोर्स शुरू करते हैं प्लीज, आप उसमें, और मैं हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं कहूंगा कि आए मैं पेरेंट्स को, तो वो उसमें क्या होगा, वो फिर वन बाय वन एक एक टॉपिक लेके हम बात करके उसको डिटेल तक, तो वो कम से कम ये 1 घंटे का काम नहीं है बिलीव मी। ये बिल्कुल नहीं। ये कम से बिल्कुल। कम 15 से 20 दिन का एक एक कोर्स कह लें इसको, कि हम्म। वो मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड है, जिसमें पेरेंट्स जो है वो प्रॉपर, जिस तरह से आप किसी भी कोई सीखते हैं, जावा सीखने के लिए चले जाते हैं, या आप कोई बैठ के कोई और लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी सीखते हैं, सर्टिफिकेशन के लिए बैठते हैं, उस दौरान जिस तरह से इसी तरह ये कोर्स भी है, इसको बिल्कुल। पेरेंट्स को हर एक एक चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना, और फिर बेसिकली पेरेंट्स जो है वो बेहतर बेहतर पोजीशन में होंगे अपने बच्चों को अपने मुताबिक जो है हेल्प करने के लिए, नंबर एक। हम्म। और नंबर दो ये है कि वो अपने बच्चों को उनकी तरबियत साजी में बहुत हद तक हेल्प कर सकेंगे। जी बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की। और उस मोहम्मद उस्मान भी आपकी इस बात से मुत्तफिक हैं, और वो कहते हैं कि दैट वुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ पेरेंटिंग किड सिचुएशंस। और ये जिस तरह हमने कहा कि आज का सेशन तो एक पहला सेशन था, और ये इस हवाले से था कि इसको समझा जाएगा ये इंपॉर्टेंट कितना है, मोटिवेशन दिलाने के लिए कि हाँ ये टॉपिक है, ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि हम पेरेंट्स को भी सीखना है कि यहाँ बच्चों की तरबियत किस तरह करनी है। और अगर ये चीज लोगों को समझ आती है तो हमें इस तरीके में हम सोच सकते हैं कि ग्रुप के जरिए या जो भी हम कुछ इस तरह के फ्री सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करें जो पाकिस्तानी आप जैसे टीचिंग में है ऑलरेडी, जो स्कूलों के अंदर किस तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों की साइकी समझते हैं, उनको लेकर बाकियों के लिए एक ट्रेनिंग का आगाज किया जाए। तो हम प्रोग्राम के लास्ट हिस्से में हैं। आज हम हमारे साथ जो है हमारे बहुत ही खास मेहमान थे, लियाज सादिक भाई, जर्मनी यूके से। और इनको बुलाने का मकसद ये था कि वहाँ पे ये टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये 11 साल बर्लिन में रह कर गए, और वहां पे भी ये बहुत एक्टिव थे पाकिस्तानी को कम्युनिटी को जोड़ने के हवाले से। बज़्म बर्लिन जो इनका इनके दोस्तों का एक पौधा लगा था वो आज भी कायम है वहाँ पे, एफर्ट्स करते रहते हैं कम्युनिटी की। इसके अलावा हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि बच्चों की तरबियत जो है उसके लिए माँ बाप की तरबियत पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ का माहौल जो घर का माहौल है और जो बाहर का माहौल है वो बहुत मुख्तलिफ है। तो पेरेंट्स को भी सीखना है कि किस तरह तरबियत करनी है। दूसरा, इवन पढ़ाने के लिए आपने बात की कि 2+2=4
ये पढ़ाने के लिए जिस तरीके से स्कूल में वोकेबलरी यूज होती है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ के स्कूलों में नहीं गए। हमने दो बातें की। तीसरी बात हमने आज के प्रोग्राम में की, जर्मनी और यूके में इन जनरल स्कूलों में क्या मुख्तलिफ है और एक माहौल में क्या मुख्तलिफ है। यूके में आपने कहा कि वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड शायद थोड़ा कम हो, लेकिन अपनायत का एहसास रहता है, होम सिकनेस नहीं है, देसी माहौल है, पाकिस्तानी, इंडियन, उर्दू, हिंदी, खाने, मसाजिद, ये सारे। इसके अलावा वहाँ पे जो जो है स्कूलों में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 90-90% तक मुसलमान हैं। तो अब हमारा सेशन तकरीबन खत्म होता जाता है। लास्ट 5 मिनट में अगर कोई भी अपना सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। तब तक मैं इलियास भाई को ये कहूंगा कि वो बर्लिन की अपनी कुछ यादें, बज़्म बर्लिन की कुछ शेयर करें कि वहाँ पे कम्युनिटी को कैसे इकट्ठे करते थे, क्या सेशंस होते थे, लैब्स में भी गए आप लोग, जाते थे, क्या क्या आप करते रहे बर्लिन में। जी, मुझे अगर शारिक भाई सिर्फ 1 मिनट टाइम दे दें, मैं एक इम्पोर्टेंट बात जो प्लीज। हमारे आज के सेशन से लिंक्ड है वो करना चाह रहा हूँ। मीनवाइल अगर कोई सवाल आ गया उससे रिलेटेड तो अच्छी बात है, वरना मैं उस पर करना चाहता हूँ कि जो बच्चों के, एक तो जिस तरह आपने गिनवा दिए 3 मसाइल के जो हम आज जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके हम्म। बाद एक चीज आती है कि पेरेंट्स अगर कैपेबल हो जाएं, लेट्स से दे आर नाउ कैपेबल आफ्टर हैविंग सम कोर्सेज, सम जो भी कह लें बच्चे की ट्रेनिंग के लिए जरूरी होता है वो आपको आ गया। आप पेरेंट्स जो हैं उनके लिए जो एक बहुत अहम चीज आती है वो आती है बच्चों के साथ रिलेशन डेवलपमेंट। रिलेशन डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म यूज होती है कि बच्चा, वैसे तो दिखने में तो ये लगता है कि बच्चा, बच्चे के साथ और क्या रिलेशन होगा, वो तो ऑलरेडी माँ और बाप और बच्चा है, इससे ज्यादा रिलेशनशिप क्या हो सकता है। तो लेकिन रिलेशनशिप डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बच्चा, आपका बच्चा आपसे कम्युनिकेट करने में जो है वो परेशान ना हो। बच्चा आप अपने दिल की बात आप बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकें, और बच्चा आपको बीइंग अ पेरेंट्स जो है वो फुली अंडरस्टैंड कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा आपको आके बाहर की, घर से बाहर की बातें नहीं बताता, तो बिलीव मी, आप समझ लीजिए कि आपका जो रिलेशनशिप है बच्चे के साथ वो मजबूत नहीं है। लिहाजा अपने बच्चे के साथ जो किस तरह से रिलेशनशिप आपने डेवलप करनी है वो सीखना सबसे अहम है। एक ये कि आपने रिलेशनशिप बच्चे से बनानी है, आपने बच्चे से कहना क्या है ये दूसरा मामला है, बिल्कुल। कैसे कहनी है ये दूसरा। पहला मामला तो ये होगा कि आपने बच्चे को सिखाना क्या है, दूसरी बात होगी कि आपने कैसे सिखाना है, और बिल्कुल। तीसरी बात ये हो गई कि वो बच्चा तभी आपकी बात मानेगा जब बच्चे को आप में और आपको बच्चे पे कॉन्फिडेंस होगा। तो यानी रिलेशनशिप आपने तीन डेवलपमेंट। बातें कही कि बच्चे को सिखाना क्या है, दूसरी जी, बात के कैसे सिखाना है, और तीसरी के ऐसे सिखाना है। पेरेंट्स भी उस पर तो अमल करते हैं क्या- और कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे पे। अगर जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई बच्चा अगर घर की बाहर की बात, क्लास की बात आके आपको घर पे नहीं बताता है, कोई ऐसी बात जो शायद वो अवॉइड कर जाता, तो बिलीव नहीं, समझ लें कि आपका बच्चे के साथ रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। बाज़ दफा सही। हमारे जैसे होता है, हम बच्चों को डरा के रखते हैं कि या बच्चे को डांट देते हैं, तो ये हम्म, सारी चीजें होती है जब बच्चे को वो स्टॉप कर देती हैं। सही। बच्चा बाहर से कोई भी ऐसी चीज जो वो समझता है कि नहीं, अगर मैंने ये बताई अम्मा को या अब्बा को तो वो डांटेंगे, तो वो स्टॉप कर देता है। तो सही। आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए बच्चे के साथ कि कोई भी ऐसी बात हो जो आप उसको अंदाजा हो कि मेरे अम्मा अब्बा गुस्सा होंगे, वो स्टिल आपको बता दे, तो वो टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपकी बच्चे के साथ होनी चाहिए। सही। तो इस जी, हवाले से अब मैं। आपने कहा कि हम सेशंस की जरूरत है, और मेरे ख्याल में हम अगले दिनों में प्लान करेंगे कि जी, आप जैसे कुछ और लोग जो यहाँ पे टीचिंग के शोबे से हैं, हम और पेरेंटिंग में हमें गाइडेंस दे सकें यहाँ पे कि हमने बच्चों जी, की तरबियत कैसे करनी है। बिल्कुल, जी। इंशाल्लाह। तो मेरे आप ख्याल में बर्लिन अब के आखिरी हवाले से। 5 मिनट रह गए, तो आप कोई रैप अप करें, कोई इंपॉर्टेंट बात जी, बताएं बिल्कुल, ताकि। बर्लिन बर्लिन के हवाले से बहुत बहुत बड़ी यादें हैं, और माशाल्लाह बर्लिन में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। और सारे वो मेरे असल में ज्यादा जो यार दोस्त है वो तो खैर जैसे मैंने अर्ज किया शुरू में कि वो पीआईडी के लिए आए हुए थे, तो वो जा चुके हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर बैक इन पाकिस्तान। लेकिन जो और भी इसके अलावा और बहुत सारे यार दोस्त हैं गाहे बगाहे, जिनसे बातचीत होती रहती है, कभी जाना आना भी रहता है मुलाकात को लेके दोस्तों से। तो वो बर्लिन, मुझे किसी ने पूछा कि बर्लिन और फ्रैंकफर्ट में क्या फ़र्क है, जब मैं फ्रैंकफर्ट में था जिन दिनों,
तो मैंने कहा यार फ्रैंकफर्ट जो है ना वो लाहौर है, और बर्लिन जो है ना वो इस्लामाबाद है। वो ऐसा सिटी था, जॉब्स वहां पे चूंकि लोगों के पास कम थी, तो वो ऐसा मीठा और प्यारा शहर था कि हर बंदे के पास टाइम ही टाइम था। आप बैठे हुए हैं जनाब, चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बाहर ग्रिल्स हो रही हैं, और लाहौर, जबकि मुझे फ्रैंकफर्ट जो है वो लगता था कि बहुत बिजी और बहुत यार दोस्तों वाला शहर नहीं था। थोड़ा सा अच्छा। कम था एक्टिविटीज, लोग चूंकि हर बंदा बिजी है तो वो वीकेंड पे या छुट्टियों में कुछ ना कुछ गैदरिंग होनी है। जबकि राइट। बर्लिन में बड़ा अच्छा होता था एक सर्कल दोस्तों का। चले चले, जी। बहुत बहुत खुशी हुई, आपने हमें हमारे साथ बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए बर्लिन के, यूके के। और इसके अलावा आपने अपने टीचिंग के एक्सपीरियंसेस हैं हमारे साथ बहुत ही अहम बातें शेयर की, जिससे हम पेरेंट्स को, जो यंग पेरेंट्स है, जो फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स है यूरोप में, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा चीजें सीखने की जरूरत है और प्रॉपर सेशन की जरूरत है, ताकि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। और ना सीखने का नुकसान ये है कि या तो बच्चा बिल्कुल आपकी बात सुनेगा लेकिन माशरे से डरा डरा रहेगा, या फिर आपसे जी। बागी हो जाएगा, क्योंकि घर का माहौल और बाहर का माहौल मुख्तलिफ है। तो इसको सीखने ऐसे के लिए पेरेंट्स की तरबियत की जरूरत है, मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। बिल्कुल भी और आज बहुत के सेशन के इम्पोर्टेंट। बाद सब लोग मोटिवेट भी होंगे कि हम इसको आगे लेके चलें। इसके बाद हम इंशाल्लाह सेशंस करेंगे, मेरे ख्याल में सेशन हमारे पास दानिश इकबाल भाई जो है वो भी इस चीज से एग्री कर रहे हैं कि काइंडली प्लान द फ्यूचर सेशंस फॉर पेरेंट ट्रेनिंग्स अबाउट हाउ टू टीच चिल्ड्रन। तो मेरा ये आप लोगों से, व्यूअर से वादा है कि हम लोग लियास भाई जैसे और टीचर्स और इन सब के साथ मिलकर कम्युनिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जितना मैंने सफ़र किया पूरे जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में और अपनी सीनियर लोगों से मुलाकात हुई, और उनके पास अब दुनिया की हर फैसिलिटीज, हम कह रहे थे जर्मनी सुपर पावर है, लेकिन किसी के पास भी बच्चों के हवाले से सुकून नहीं था, किसी एक के पास भी। मुझे कभी भी कोई ऐसी फैमिली एक भी नहीं मिली कि अगर चार बच्चे हैं तो चारों ही वो खुश हों। एक या दो के लिहाज से इतने परेशान है, इतने परेशान, डिप्रेसिंग सिचुएशन के बंदा घबरा जाता है। इस हवाले से हम इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने की कि पेरेंट्स रोल मॉडल बनना है, तो हम सब ने रोल मॉडल बनना है। जी, तो आखिरी 30 सेकंड में कोई बात आप पैगाम देना चाहें व्यूअर्स को, फिर हम जी। प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। जी, मैं लास्ट में यही अर्ज करूंगा कि पेरेंट्स को वो सारे अनासर को अंडरस्टैंड करना चाहिए जो बच्चे की शख्सियत साजी पर असरअंदाज होते हैं, और उसके बाद अपना जो कलीदी किरदार है वो वाइजली और अक्लमंदी के साथ अदा करें। होता यह है कि घर में जो एक लास्ट मुझे बात मेरे जहन से निकल गई है पहले, ये होता यह है, जो कल्चर का डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ कि हाँ, हमारे पंजाब में या पाकिस्तान में क्या अक्सर होता है कि बच्चे को हम अक्सर लाड से भी कह देते हैं कि मैं एक लगाऊंगा तेरे, हालांकि वो अटेंशन पेरेंट्स की मारने की नहीं होती। लेकिन चूंकि ये हमारा कल्चर है कि हम आम तौर पे बच्चों के साथ बात करते हैं इस तरह से, तो वही बच्चा चूंकि उसको आपकी सेंस का नहीं पता कि पीछे आपकी सेंस में ये बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने कभी ये देखा नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स ये है कि बुलिंग एक बहुत बड़ी इशू होता है स्कूलों के अंदर। वो जब एक बच्चा जिस जिस माहौल में बच्चा पढ़ रहा है या पल बढ़ रहा है, वो उस माहौल में है कि वो किसी को जो है ऊंची आवाज में बात करना भी बुलिंग कहते हैं, या उसको चेज करना बुलिंग कहते हैं। तो हम्म। वो जब आप उसको घर में माँ या जो है बाप, वो उसको कोई बात इस तरह की करेगा कि तेरा मुंह गंदा है या तेरी, मैं इसलिए ये बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पहले याद आनी चाहिए थी ये बात। तो हम्म। वो पेरेंट्स क्या करते हैं, इस तरह की जब एटीट्यूड या इस तरह का कल्चर आपका घर के अंदर होता है, तो वो पेरेंट्स, वो बच्चा जो है वो उससे बहुत ज्यादा डिसहार्ट होता है, कंफ्यूज होता है कि मेरे मेरे अम्मा ने आज कहा मैं तेरे एक लगाऊंगी, या मेरे अब्बे ने कहा कि तेरी गंदी शक्ल वाले तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। गुस्से में हम कई दफा पेरेंट बच्चों को ऐसा कह देते हैं, तो हम्म। वो बहुत ज्यादा बच्चे फील करते हैं इस चीज को। लिहाजा मेरी पेरेंट्स से गुजारिश होगी कि बच्चों के साथ वो लैंग्वेज जो हमारे बहन भाई या हमारे यार दोस्त या हमारे पेरेंट्स इवन हमारे साथ पाकिस्तान में बोला करते थे, वो हमें अंडरस्टैंडिंग थी वहां पे, क्योंकि वो हम हम्म। बाहर सीखते थे सारा कुछ। अगर हमारा वालिद हमें कोई लेट्स से कि कोई गाली दे देता था छोटी मोटी गंदे मुंह वाला वगैरह वगैरह, तो वो हमें बाहर इससे बड़ी बड़ी सुनने को मिलती थी, तो हमें पता होता था उस कल्चर का, इसलिए हम्म। हमें बुरा नहीं लगता था। यहाँ हम्म। पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे ये है कि वो हम बच्चे के साथ वो बात कर रहे हैं जो बच्चे को पता ही नहीं है। अब मैंने सही। बहुत सारे स्कूलों में केसेस देखे हैं
कि यही चीज स्कूलों के अंदर बहुत सारा एहतमाम होता है, सेफ गार्डिंग ऑफिसर वगैरह वगैरह जो बच्चों का ख्याल रखते हैं, यूंगटाम्ट है जिस तरह जर्मनी में। वो जब बच्चा जब भी कभी कोई परेशान दिखता है उनको, कंफ्यूज दिखता है, तो वो बकायदा उसको एक इंटरवेंशन रूम होता है उसमें ले जाते हैं, हाँ भाई क्या मसला, आज तू परेशान क्यों है, वो जी, पूछते हैं। तो वो फिर बाद दफा बच्चा बता देता है, मेरे अम्मा ने कहा तेरा तो मुंह ही गंदा है, या तेरे, ये बहुत बड़ा एक तरह से जुर्म है यहाँ पे ऐसा कहना, सही, और सही, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, और वहां से मामला बिगड़ते बिगड़ते फिर यूं टाम और फिर और मिसाइल पैदा होते हैं। तो ये मैंने हुँ, मिसाल के लिए एक अर्ज किया कि आपको सीखना पड़ेगा कि आपने बच्चों से किस तरह बात करनी है, आपने बच्चों के जो बाहर के मसाइल हैं उनको कैसे डील करना है, ये हुँ, पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स दी और ये आखिरी टिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे भी हम सबको केयरफुल होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको फिर मदऊ करेंगे और व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट है जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे कि आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लियाज़ भाई से हम जब-जब भी कमेंट्स आएँगे, वो इनसे हमेशा उसका हम आंसर लेंगे और ठीक है लियाज़ भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और आप, आप जैसे बंदे हम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, हम आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमारे व्यूअर्स भी सीख सकते हैं। भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं पेरेंट्स को मैसेज कन्वे कर सकूं। चलिए, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अब प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ जाता है। आपका भी शुक्रिया और सारे व्यूअर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसके साथ लेंगे इजाज़त, अब तक के लिए हम ख़त्म करने से पहले आपको बताते चलें कि अगला प्रोग्राम हमारा बहुत स्पेशल होगा क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है, तो हमारे साथ मुफ्ती मौलाना मदनी साहब मौलाना शौकत मदनी साहब होंगे स्टुटगार्ट की मस्जिद के इमाम, जो कि हमें बताएँगे इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से, ख़ास तौर पे कोरोना के दिनों में जब हम ना तरावी पढ़ सकते हैं मस्जिद में तरावी पढ़ सकते हैं और ना मस्जिद जा सकते हैं, तो उनके साथ हमें प्रोग्राम इंशाल्लाह कल करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अल्लाह